शादी के बाद शोहर मुझे अपने साथ लंदन ले जाने लगा तो सास रोने बैठ गई और बोली, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, मुझे जहर खिलाकर मार दो या फिर बहू को मेरे पास छोड़ जाओ। शोहर मजबूर होकर मुझे माँ के पास छोड़ गया। मुझे सास पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन सालन जल गया तो मैंने गुस्से में जला हुआ सालन सास के ऊपर फेंक दिया। सास चीखती हुई कमरे में चली गई और 3 दिन बाहर ना निकली। कमरे में भी बिल्कुल खामोशी थी। मुझे लगा वो मर गई है। मैं जैसे ही सास के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि सामने तो शादी की रात शोहर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखो सुमेरा, मैंने तुमसे पसंद की शादी की है और तुम्हें पता तो है मैं पिछले कई सालों से परदेश में काम कर रहा हूँ और अब मेरा ख्वाब है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। बस मुझे अम्मी का रह रहकर ख्याल आता है। वो पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली रह जाएंगी। खैर, मैंने उनके लिए भी सोच रखा है। मैं एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दूंगा जो सारा दिन उनके पास रहेगी। जुनैद ने पहली रात ही मेरा दिल जीत लिया था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं उसके साथ परदेश जाऊंगी। हर कोई मेरी किस्मत पर नाज करेगा। शादी के कुछ दिन बाद मैं किचन में गई ताकि सास जो अकेली वहां खाना बना रही थी, सोचा उनकी कुछ मदद कर दूं। फिर तो मैंने बाहर चले जाना है, मगर सास मुझे काम न करने दिया और बोली, नहीं बहू, तुम किसी काम को हाथ मत लगाना, मैं सारे काम खुद कर लूंगी, बस तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी मुंह बनाते हुए कमरे में आ गई। 3 माह गुजरते ही पता न चला। शोहर ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरे कागज भी मुकम्मल करवा लिए थे, मगर जब ये बात जुनैद ने अपनी माँ को बताई तो वो रोने बैठ गई और बोली, मैंने पहले भी कई साल अकेले गुजारे हैं, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर जहर खिला दो ताकि मैं मर जाऊं और तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। मेरा शोहर उनके कदमों में बैठ गया और बोला, माँ जी, आप रोए मत, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। शोहर मुझे कमरे में ले आया और बोला, तुम कुछ अरसा मेरी माँ के साथ गुजार लो, फिर मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। शोहर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने भी सोच लिया मैं भी अपनी सास की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब मैं सारा दिन किसी काम को हाथ ना लगाती और जब कमरे से बाहर निकलती तो चीख चीख कर सास पर गुस्सा करती। यहाँ तक कि जो नौकरानी घर की सफाई के लिए आती थी उसे भी काम से निकाल दिया ताकि सफाई का काम भी मेरी सास करे और मैं खुद नए कपड़े पहनकर सहेलियों के घर चली जाती या फिर उन्हें अपने पास बुला लेती। मेरी एक दोस्त फायजा ने एक दिन सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, मेरी सास होती तो अब तक आसमान सर पर उठा लेती। मैंने फखर से अपने बालों को झटका दिया। इसे कमाल नहीं, काबू करना कहते हैं। इन बूढ़ियों को अगर शुरू से ही नकेल न डाली जाए तो ये सर पर चढ़कर नाचती हैं। फायजा ने मेरी सास को आवाज दी जो किचन में हमारे लिए पकोड़े तल रही थी। अम्मा जी, जरा कोल्ड ड्रिंक तो ले आए। मेरी सास माथे पर पसीना पोंछते हुए ट्रे में बोतलें और गिलास सजाकर ले आई और वहां मैंने उन्हें रोककर कहा, ये ऐश ट्रे भी खाली करके लाएं। उनका चेहरा एक पल के लिए सुर्ख हुआ, शायद सिगरेट की बू से या मेरी बेहिस्सी पर, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा बेटी। उन्होंने ऐश ट्रे उठाई और किचन में चली गईं। फायजा ने हैरत से मुझे देखा। यार, वो कुछ कहती नहीं है क्या? कहेंगी। मैंने कंधे उचकाए। उनका एक ही बेटा है, वो मेरे हाथ में है। अगर उन्होंने जुबान खोली तो जुनैद उन्हें 1 मिनट में छोड़ देगा। और जुनैद, उसे तुम पर शक नहीं होता? बिल्कुल नहीं, मैंने इत्मीनान से कहा। उसकी माँ उसके सामने इतनी अच्छी जो बन जाती हैं, वो मुझे फोन करता है तो यही कहती हैं कि सुमेरा मेरा बहुत ख्याल रखती है। जुनैद तो समझता है कि उसने दुनिया की सबसे नेक बीवी और सबसे फर्माबरदार माँ पाई है। हम दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कभी कभी मुझे उसके इस ढीठपन पर गुस्सा भी आता था। वो इतनी मजलूम क्यों बनी रहती थी? वो लड़ती क्यों नहीं थी? वो जुनैद को सब सच क्यों नहीं बता देती थी? जब मैं वापस लौटती मुझे ये भी सवाल नहीं करती थी कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। ना ही मेरे जाने पर पूछती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर में नहीं बल्कि वो मेरे घर में कैदी की तरह रह रही हैं। वक्त किसी रेलगाड़ी की तरह गुजरता जा रहा था और उसके पहियों तले मेरी सास की सेहत कुचलती जा रही थी। हफ्ते महीनों में बदले और मेरी हुक्मरानी का नशा गहरा होता गया। मैंने उन पर घर का हर वो काम लाद दिया था जिससे मैं बचना चाहती थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उनके चेहरे की रही सही रौनक भी खत्म हो चुकी थी। उनकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे और उनके हाथ अब हर वक्त हल्के हल्के कांपते रहते थे। मगर मुझे इससे क्या, मेरा काम हो रहा था, मेरी जिंदगी मजे में गुजर रही थी।
एक दोपहर में लाउंज में बैठी ऊंची आवाज में फिल्म देख रही थी। वो कोने में झाड़ू दे रही थी कि उन्हें खांसी का शदीद दौरा पड़ा। ये कोई मामूली खांसी नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे उनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। मैंने गुस्से से रिमोट दबाकर फिल्म रोकी। ये क्या खाऊं खाऊं लगा रखी है, मेरा ध्यान बट रहा है। वो फौरन मुंह पर दुपट्टा रखकर दीवार का सहारा लेती हुई दूसरे कमरे में चली गई। बेटी माफ करना, उनकी घुटी घुटी आवाज आई। जब देखो बीमार पड़ी रहती हैं। मैंने वहीं बैठे बैठे चीख कर कहा, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, जाएं किसी डॉक्टर को दिखाएं, मेरा सर ना खाएं। वो लरसती हुई मेरे सामने आई। बेटी डॉक्टर के पास जाना है, पैसे चाहिए। मैंने तंजिया अंदाज में अपना पर्स खोला और कुछ नोट निकालकर उनकी तरफ फेंके, जो फर्श पर गिर गए। ये लें, जाएं इलाज करवाएं, लेकिन मेरे सामने ये ड्रामे न करें। उन्होंने फर्श पर गिरे नोटों को नहीं उठाया, वो बस उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने मुझे ऐसी नजर से देखा जिसे मैं समझ ना सकी। उसमें गुस्सा नहीं था, इल्तजा नहीं थी, उसमें तरस था, जैसे उन्हें मुझ पर तरस आ रहा हो। ये देखकर मेरा खून खौल गया। उठाती क्यों नहीं, मुफ्त के पैसे बुरे लग रहे हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है बेटी, उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा और वापस मुड़ गई। उनकी ये बेनियाजी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगले दिन मेरी सहेली शाजिया का फोन आया। सुमेरा, कल का क्या प्लान है? मेरी एक कजिन की मेहंदी है, बहुत बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े लोग आ रहे हैं, तुम्हें लाजमी आना है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। ओह वाह, बिल्कुल आऊंगी, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। कौन से कपड़े पहनूं? नया सूट जो पिछले हफ्ते लिया था वो ठीक रहेगा? हाँ हाँ, वो नीले वाला जिस पर भारी कढ़ाई है, तुम पर बहुत जचेगा। शाजिया बोली, अच्छा मैं बाकी लड़कियों को भी कॉल कर लूं, कल शाम 7 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी, लेकिन इससे पहले पार्लर भी तो जाना है। बिल्कुल, मैं कल दोपहर का ही अपॉइंटमेंट ले लूंगी। कॉल बंद होते ही मैं अलमारी की तरफ लपकी। मैंने वो महंगा कामदार नीला जोड़ा निकाला और उसे बेड पर फैला दिया। मैं उसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी मैच कर रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से फिर उसी खांसी की आवाज आई। इस बार ये ज्यादा तकलीफदेह थी। फिर शुरू हो गई। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, अम्मा आपको 1000 बार कहा है मेरे कमरे के पास आकर न खांसा करें, जरासीम फैलाती हैं। खांसी एकदम रुक गई, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मैंने उनके आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते कदमों की आहट सुनी और वापस अपने हीरों के सेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। अगले दिन पार्टी का दिन था। मैं सुबह से ही बहुत खुश थी। मैंने पार्लर जाने के लिए अपना बैग तैयार किया। मेरा अपॉइंटमेंट दोपहर 1 बजे का था। मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी कि वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। आज वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी और एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लिए हुए थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या है अम्मा? मैंने आईने में देखते हुए बेरुखी से पूछा। और ये लाठी कहाँ से आ गई? या कोई नया ड्रामा? बेटी, उन्होंने कांपती बमुश्किल आवाज निकाली, आज मुझसे काम नहीं हो रहा। मैंने पलटकर उन्हें देखा। मेरे हाथ से लिपस्टिक गिरते गिरते बची। क्या मतलब? मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो वाकई लड़खड़ा रही थी। रात भर बुखार था और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सीने में बहुत दर्द है। मेरा पार्लर का वक्त हो रहा था और शाम को पार्टी थी। घर सारा बिखरा पड़ा था। मुझे शदीद गुस्सा आया। तो मैं क्या करूं? मैं उन पर चीखी, नाचूं कि मेरी सास बीमार हो गई है। आपको आज ही बीमार होना था जब मेरा इतना जरूरी प्लान है। नहीं बेटी, बस कह रही थी कि आज तुम ऐसा करो। उन्होंने एक तकलीफदेह सांस लिया। काम खुद कर लो या आज पार्टी में मत जाओ, छुट्टी कर लो। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। तो ये था असल मंसूबा। ये मेरी खुशी बर्बाद करना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं। क्यों कर लूं मैं काम खुद? मैं उनके बिल्कुल करीब आ गई। क्यों ना जाऊं मैं पार्टी में? क्योंकि मैं बीमार हूँ। आप बीमार नहीं हैं। मैंने उन पर इल्जाम लगाया। आप जलती हैं मुझसे, आप मेरी खुशियों से जलती हैं। आपसे देखा नहीं जाता कि मैं तैयार होकर बाहर जाऊं। आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह इस घर में सड़ती रहूं। उनकी आंखों में शायद जिंदगी में पहली बार आंसू आ गए। सुमेरा बेटी, उन्होंने टूटे हुए लहजे में कहा, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ, मैं जहरीले अंदाज में हंसी। माएँ ऐसी नहीं होती। आप मेरी नौकरानी हैं। आपको इस घर में मैंने काम करने के लिए रखा है, समझी? सिर्फ एक नौकर। उन पर ये लफ्ज बिजली बनकर गिरा। वो कांप गई। रुके, मैंने उन्हें हुक्म दिया। जब वो मुड़ने लगी, ये सब आपके ड्रामे हैं और मैं इनमें आने वाली नहीं। मैं पार्लर जा रही हूँ। मैंने अपना पर्स उठाया
और सुन लें, मैं पॉलर से दोपहर के खाने पर वापस आऊंगी। मेरे वापस आने तक ये घर चमकना चाहिए, दोपहर का खाना भी तैयार होना चाहिए। वो खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी और अगर मैंने वापस आकर देखा कि काम नहीं हुआ, मैंने जाते जाते कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुझे बगैर कुछ कहे दोबारा से अपने कमजोर जिस्म के साथ काम में मशगूल हो गई थी। मैंने उन्हें किचन की तरफ जाते देखा। वो उस नई लाठी को घसीटती दीवारों का सहारा ले लेकर चल रही थी। मैं पॉलर से तैयार होकर जब शाजिया की कजन की मेहंदी पर पहुंची तो सबकी नजरें मुझ पर ही ठहर गईं। नीला जोड़ा वाकई मुझ पर खिल रहा था। मैंने सास की बीमारी का ख्याल अपने दिमाग से ऐसे झटक दिया था जैसे बालों से मिट्टी का कोई जरा झटका हो। वाह सुमेरा, तुम तो आज कमाल लग रही हो। शाजिया ने मेरे पास आकर सरगोशी की। लगता ही नहीं कि घर पर कोई टेंशन है, मैंने कहकर लगाया। कैसी टेंशन शाजिया, मेरी जिंदगी में अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन दी जाती है, ली नहीं जाती। वो ही तुम सुबह कह रही थी कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे छोड़ो उस बुढ़िया को, मैंने हाथ झटकते हुए कहा। वो तो उनके रोज के ड्रामे हैं। तवज्जो हासिल करने के लिए उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर उन्होंने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की तो उनका क्या हशर होगा। फाइजा जो हमारी गुफ्तगू सुन रही थी करीब आ गई। सच सुमेरा, तुमने किया कैसे? मेरी सास तो मुझे शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने ही नहीं देती। कहती है शोहर घर आने वाला होता है और तुम आवारागर्दी कर रही हो। हालांकि मेरा शोहर खुद रात 12 बजे आता है। मैंने फखर से अपनी कुर्सी पर पोजीशन बदली। देखो फाइजा, असूल पहले दिन से तय किए जाते हैं। मैंने आते ही वाजे कर दिया था कि इस घर की मालकिन कौन है। कैसे? बहुत आसान, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पहले उनकी सबसे प्यारी चीज पर कब्जा करो, उनके बेटे पर। शाजिया ने पूछा। जाहिर है मैं जुनैद से फोन पर ऐसी मीठी मीठी बातें करती हूँ कि वो मुझ पर जान छिड़कता है और उसकी माँ को मैंने ये एहसास दिला दिया है कि अगर उसने मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो उसका बेटा उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। लेकिन वो जुनैद से तुम्हारी शिकायत नहीं करती। कमाल करती हो। मैं हंसी। वो उससे डरती हैं। उन्हें पता है कि मैंने जो कह दिया जुनैद ने वही सच मानना है। वो बेचारी तो उल्टा जुनैद को फोन पर कहती हैं, बेटा सुमेरा मेरा फरिश्तों जैसा ख्याल रखती है। हम तीनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने हंसते हुए मुड़कर डांस फ्लोर को देखा जहाँ लड़कियां ऊंची मौसीकी पर रक्स कर रही थी। चलो बहुत हो गई बातें, मैंने कहा। आज की रात मेरी है। मैं रात गए तक पार्टी में हंसती रही, नाचती रही और अपनी सहेलियों को अपनी कामयाब शादीशुदा जिंदगी के किस्से सुनाती रही। मैं इस कदर मगन थी कि मेरे दिमाग के किसी कोने में भी उस बीमार औरत का ख्याल नहीं आया जिसे मैं सुबह मौत के मुंह में छोड़कर आई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब शाजिया मुझे घर छोड़ने आई। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। सुमेरा अंदर चली जाओगी? शाजिया ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा। घुप अंधेरा हो रहा है। अरे तुम जाओ, मैंने लापरवाही से कहा। दरवाजा तो मुलाजमा नहीं खोलना है। मुलाजमा? शाजिया ने हैरत से पूछा। नसीमा को तो तुमने? ओह मेरा मतलब था अम्मा जी, मैंने आंख मारते हुए कहा। एक ही बात है, चलो कल मिलती हूँ। मैंने गाड़ी से उतरकर गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। घर में मुकम्मल अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। अजीब औरत है, लाइट तक जलाकर नहीं रख सकती। मैंने बड़बड़ाते हुए लाउंज की बत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी हुई मेरी आंखें खुली रह गईं। घर आईने की तरह चमक रहा था। हर चीज अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी। हवा में फनाइल की हल्की हल्की महक थी। सोफे के कुशन तक बिल्कुल सेट थे। मैंने इत्मीनान से चारों तरफ देखा। आखिरकार काम तो कर ही लिया। इसका मतलब है सुबह वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी, बीमारी का बहाना था। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में गुस्से की एक लहर उठी। मुझसे चालाकियां। मैं सीधा अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्यों क्या सोचकर रुकी। मैं दबे पांव सास के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। वो अपने बिस्तर पर एक पतली सी चादर ओढ़े तकरीबन बेसुध पड़ी थी। उनकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी और बुखार की शिद्दत से उनका चेहरा टिमटिमा रहा था। वो नींद में कुछ बुड़बड़ा रही थी। जुनैद पानी, जुनैद। मैंने नफरत से दरवाजे को घूरा। मरते दम तक बेटे का नाम लेगी। एक लम्हे के लिए मुझे उनकी हालत देखकर अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैंने कंधे उचकाए। मेरा क्या, खुद ही ठीक हो जाएंगी, मुझे क्या। मैंने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आई, अपना महंगा जोड़ा उतारा, रेशमी नाइट गाउन पहना और बिस्तर पर गिर गई। थकन बहुत थी, लेकिन अब मुझे शदीद भूख सताने लगी थी।
वो पार्टी में तो शोर शराबे में कुछ खाया ही नहीं। मुझे याद आया, मैं ये सोचकर किचन की तरफ चली गई कि सास ने मेरे लिए रात का खाना बनाकर रखा होगा। मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, कहाँ है खाना? मैंने चूल्हे की तरफ देखा, चूल्हा ठंडा और बिल्कुल साफ था। मैंने पतीलियां खोलकर देखी, सब खाली थी। मेरा दिमाग घूम गया, सारा नशा, सारी थकन एकदम गायब हो गई और उसकी जगह शदीद जला देने वाले गुस्से ने ले ली। उसकी इतनी हिम्मत! मैं चीखी। मैंने उसे कहा था कि खाना तैयार रखे। मेरा गुस्सा इस बात पर नहीं था कि खाना नहीं बना था, बल्कि इस बात पर था कि मेरी हुक्म अदूली की गई है। वो बीमार नहीं थी, ये सब उसका मंसूबा था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मैं उसने जानबूझकर घर साफ किया ताकि ये साबित कर सके कि वो बीमार नहीं, और फिर जानबूझकर खाना नहीं बनाया ताकि मुझे सजा दे सके, ताकि मुझे मेरी औकात याद दिला सके। ये सोचना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ बुढ़िया। मैं तूफान की तरह उनके कमरे में वापस आई और जोर से दरवाजा दीवार पर मारा। उठे, मैं कह रही हूँ उठे। वो मेरी आवाज से हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी। उनकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ बेटी? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। जुनैद ठीक है, जुनैद को छोड़े। मैं घुर्राई। मेरा खाना कहाँ है? खाना? उन्होंने उलझन से दोहराया, जैसे उन्हें याद ही ना हो। जी हाँ, खाना। मैंने आपसे सुबह कहा था ना कि मेरे आने तक खाना तैयार होना चाहिए। आपने क्यों नहीं बनाया? बेटी, हिम्मत नहीं थी मुझ में। उनकी आवाज आंसुओं में डूब गई। मैं सफाई करके गिर गई थी। हिम्मत नहीं थी, मैंने तंजिया कहका लगाया। ये पूरा महल चमकाने की हिम्मत थी और मेरे लिए 2 रोटियां बनाने की हिम्मत नहीं थी। ये सब बहाने हैं। आप जानबूझकर मुझे भूखा मारना चाहती हैं। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बस करें ये ड्रामे। मैंने आगे बढ़कर उनके ऊपर से लिहाफ खींचकर फर्श पर फेंक दिया। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप जैसी औरतें इसी तरह शोहरों के कान भरती हैं और बहुओं को बदनाम करती हैं। मैंने उनका बाजू पकड़कर उन्हें झिंझोड़ा। अभी उठें और मेरे लिए खाना बनाएं। वो कांपते हुए उठी। उनका पूरा जिस्म बुखार से टूट रहा था, लेकिन मेरी आंखों में वहशत देखकर उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उतरी, दीवार का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं गुस्से से भरी हुई वापस अपने कमरे में आ गई। जब तक खाना बनता है मैं जुनैद से बात कर लेती हूँ। मैंने सोचा बहुत देर हो गई है, वो कॉल का इंतजार कर रहा होगा। मैंने कपड़े बदले, नाइट गाउन पहना और आराम से बिस्तर पर लेट गई। मैंने फोन उठाया ही था कि जुनैद की कॉल आ गई। हेलो, मैंने अपनी आवाज में जितना हो सके प्यार भरते हुए कहा। हेलो जान। उसकी आवाज आई। कहाँ थी? मैं कब से कॉल कर रहा था। उफ जुनैद, आपको तो पता है पार्टी से अभी आई हूँ। मैंने झूठा थका हुआ लहजा बनाया और आते ही बस आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। वो हंसा। और अम्मी कैसी हैं? आज बात नहीं करवाई उनसे। मेरा दिल एक लम्हे को धड़का। मैंने किचन की तरफ देखा, जहाँ बर्तनों की हल्की हल्की खटपट की आवाज आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो बूढ़ी औरत इस हालत में भी मेरे हुक्म की तामील कर रही थी। अम्मी, मैंने लापरवाही से कहा, वो तो कब की सो गई। आजकल थोड़ा मौसम की वजह से जल्दी सो जाती हैं। ओ चलो अच्छा है, वो बोला। मैं बस उनकी आवाज सुनने के लिए। खैर तुम सुनाओ, कैसी रही पार्टी? और फिर मैं तकरीबन 1.5 घंटा उससे फोन पर बातें करती रही। मैं उसे पार्टी की हर तफसील बता रही थी, कौन क्या पहनकर आया था, मैं कैसी लग रही थी और कैसे सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं इस दुनिया में इस कदर मगन थी कि मुझे बिल्कुल भूल गया था कि एक बीमार लागिर वजूद किचन में मेरे लिए जल रहा है। मैं जुनैद से हंस हंस कर बातें कर रही थी, कहके लगा रही थी। इस दौरान एक बार भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं जाकर देखूं वो औरत जिंदा भी है या मर गई। अच्छा जान, आखिर में जुनैद ने कहा, अब तुम सो जाओ, थक गई होगी। जी जी, बस अब सोने ही लगी हूँ। मैंने एक झूठी अंगड़ाई लेते हुए कहा। चलो अल्लाह हाफिज, अम्मी को मेरा सलाम देना। जरूर दूंगी, अल्लाह हाफिज। कॉल कट गई। फोन रखते ही मुझे दोबारा भूख का शदीद एहसास हुआ और साथ ही गुस्सा भी। 1.5 घंटा हो गया है। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तक एक सालन रोटी नहीं बनी। उस बुढ़िया से हद है सुस्ती की भी। मैं गुस्से में भरी हुई बिस्तर से उठी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। लाउंज में अंधेरा था, लेकिन किचन से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। या अल्लाह, मेरा माथा ठटका।
اس نے کھانا جلا دیا ہے۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اندھی کہیں کی، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور جو منظر میں نے دیکھا اس پر ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ چولہے پر سالن کی پتیلی رکھی تھی جس میں سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سالن پوری طرح جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اور اس کی بو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی، اور میری ساس جو چولہے کے پاس فرش پر گری پڑی تھی لیکن وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ سجدے میں گری پڑی تھی۔ ان کا رخ قبلے کی طرف تھا اور وہ اسی حالت میں ساکت تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا، میرا تو دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ واہ، میں چیخی، یہاں کھانا جل رہا ہے اور آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، یہ کون سا وقت ہے سجدے کرنے کا؟ میں نے اسے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا، اس نے کھانا جلا دیا اور خود سجدے میں پڑی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے یہ دیکھتے ہی اگلے ہی لمحے ایک ناقابل تصور قدم اٹھایا۔ میں چولہے کے پاس گئی۔ سالن کا پتیلا جو اب بھی چولہے پر تھا بری طرح جل چکا تھا۔ اس سے اٹھنے والی بو اور تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ میرا دماغ غصے، بھوک اور نفرت سے معاف ہو چکا تھا۔ میں نے اس لمحے کچھ نہیں سوچا، نہ یہ کہ وہ بیمار ہے، نہ یہ کہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے، اور نہ یہ کہ وہ اس وقت سجدے کی حالت میں اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ میں نے پتیلے کو کپڑے سے پکڑا۔ وہ اتنا گرم تھا کہ کپڑے کے باوجود میرے ہاتھ جلنے لگے۔ اٹھتی ہو یا نہیں، میں چیخی۔ وہ نہیں ہلی، وہ اسی طرح سجدے میں تھی۔ اور پھر میں نے وہ گرم جلتا ہوا ابلتا ہوا سالن اٹھایا اور غصے سے سجدے میں گری اپنی ساس پر ڈال دیا۔ یہ لو، اب سکون سے سجدے کرتی رہنا، میں نے چیخ کر کہا۔ ایک سیکنڈ کے لیے مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہوا اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ وہ گرم پکتا ہوا سالن جب ان کے کمزور جسم پر گرا تو وہ بری طرح چیخنے لگی۔ یہ ایک ایسی چیخ تھی جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ یہ کسی انسان کی چیخ نہیں لگ رہی تھی، یہ ایک زخمی جانور کی چیخ تھی جسے زندہ جلایا جا رہا ہو۔ وہ سجدے سے ایک دم تڑپ کر سیدھی ہوئی، ان کا جسم پوری طرح جل رہا تھا، ان کی آنکھیں خوف اور ناقابل یقین تکلیف سے باہر ابل پڑی تھیں۔ بیٹی، ان کی آواز گھٹ گئی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے اور گردن کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی جہاں گرم سالن نے ان کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ میں وہیں جم کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے خالی پتیلی چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور ایک دھماکے سے بجی۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ فرش پر تڑپ رہی تھی، اللہ اللہ چیختے چیختے۔ اچانک سے ان کی سانس ٹوٹنے لگی، ان کا تڑپتا ہوا جسم ڈھیلا پڑنے لگا، ان کی آنکھیں چھت پر ایک نقطے پر ٹک گئیں اور پھر یکدم سے وہ بالکل سانس روکے آنکھیں بند کیے لیٹ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر گئی ہوں۔ کچن میں جلتے ہوئے سالن کی بو اور اب جلتے ہوئے گوشت کی بو اور اب ان کے بیچ موت کا سناٹا۔ اس لمحے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اماں، میں نے ڈرتے ڈرتے پکارا، اٹھیں، یہ ڈرامہ بند کریں۔ وہ نہیں ہلی۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا۔ اٹھیں اماں، میں کہہ رہی ہوں اٹھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں ہلانے کی کوشش کی۔ ان کا جسم ابھی تک گرم تھا لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، نہ ہی ان کی سانس محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نہیں مارا، یہ خود مری ہے۔ ہاں، یہ بیمار تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی لیکن میرے کانوں میں ان کی آخری چیخ گونج رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، کس سے مدد مانگوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شازیہ، فائزہ، میں نے اپنی دوستوں کو فون کرنے کا سوچا تھا، ہرگز نہیں۔ میرے دماغ نے فوراً کہا، میری دوستیں اتنی وفادار نہیں ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کیا ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس کو بتائیں گی۔ جنید، نہیں، جنید کو تو کبھی بھی نہیں۔ تو پھر مجھے کسی اور کی مدد لینی چاہیے، کوئی جو اس میت کو ٹھکانے لگا سکے، کوئی جو اس صورتحال کو سنبھال سکے۔ یہی سوچتے ہوئے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ فون کی طرف بڑھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نام گھوم رہا تھا۔ میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملا دیا۔ ڈاکٹر اسلم، میں جانتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بہت لالچی ہے۔ میں نے کئی بار اماں کو اس کے پاس چیک اپ کے لیے لے جا کر دیکھا تھا۔ وہ معمولی سی بیماری پر بھی مہنگی ترین دوائیاں اور لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دیتا تھا۔ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ ہیلو ڈاکٹر اسلم، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں سمیرا بات کر رہی ہوں، جنید کی بیوی۔
मुझे आपकी फौरन जरूरत है। मेरे घर पर फोन बंद करते ही मेरे हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए। किचन की जली हुई बू, गोश्त जलने की सरांड और मौत की खामोशी, ये सब मिलकर मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। वो आ रहा है, मैंने खुद को तसल्ली दी, वो सब संभालेगा। लेकिन वो कैसे संभालेगा? मैंने लाश की तरफ देखा। उसका जला हुआ चेहरा अब भी तकलीफ की हालत में था। मैंने जल्दी से किचन का दरवाजा बंद किया। जब तक वो नहीं आता मुझे ये सब छुपाना है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और एक बड़ी चादर ले आई। मैं लाश को छूना नहीं चाहती थी, मुझे उससे घिन आ रही थी, खौफ आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत करके चादर उसके बेजान वजूद पर डाली। फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ करना शुरू किया। वो जला हुआ पतीला, फर्श पर गिरा हुआ सालन, मैंने सब कुछ समेटकर कूड़ेदान में फेंका। मैं पागलों की तरह फर्श पर रगड़ रही थी ताकि जलने का हर निशान मिट जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। डॉक्टर असलम आ गया था। मैंने दरवाजा खोला और वो अपनी छोटी सी मेडिकल किट थामे नींद भरी आंखों से मुझे घूर रहा था। सुमेरा बीबी, इस वक्त उसने अंदर आते ही पूछा, आपने कहा इमरजेंसी है, कोई बीमार? उसके अल्फाज उस वक्त मुंह में ही रह गए थे जब किचन से आती बू उसके नथनों से टकराई। ये फिनाइल और जलने की मिली जुली बू थी। ये कैसी बू है? उसने शक से मेरी तरफ देखा। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे तकरीबन घसीटते हुए किचन की तरफ ले गई। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद करें। मैंने किचन का दरवाजा खोला और फर्श पर पड़ी चादर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर असलम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने चादर का कोना उठाया। या खुदा, उसके मुंह से चीख निकली। उसने फौरन चादर वापस डाल दी। ये क्या किया तुमने? वो 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। ये तो मर चुकी हैं। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। मुझे पुलिस को फोन करना होगा, ये कत्ल नहीं है। मैं उसके कदमों में गिर पड़ी। नहीं प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत करें। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। फिर मुझे याद आया कि ये लालची है, आंसुओं से काम नहीं चलेगा। मैं फौरन उठी, अपने कमरे की तरफ भागी और वो ब्रीफकेस लाकर से निकाला जिसमें जुनेद के दिए हुए चंद लाख रुपए पड़े थे। मैंने वो ब्रीफकेस लाकर डॉक्टर असलम के सामने मेज पर उलट दिया। नोटों का ढेर लग गया। ये सब आपका है, मैंने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर असलम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी नजर कभी नोटों पर जाती, कभी मुझ पर और कभी किचन के बंद दरवाजे पर। इससे भी ज्यादा दूंगी, मैंने इल्तजा की। जो आप मांगेंगे, बस मुझे इससे बचा लें। डॉक्टर असलम ने एक लंबा सांस लिया। उसके चेहरे पर खौफ की जगह लालच की चमक आ गई थी। तुम पागल हो गई हो, उसने धीमी घुटी हुई आवाज में कहा। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? ये कुदरती मौत नहीं है, इसका जिस्म जला हुआ है। मैं जानती हूँ, मैं चीखी। मैं जानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में थी, मैं मारना नहीं चाहती थी। खामोश, वो धाड़ा। अब चीखने से कुछ नहीं होगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी जान में जान आई। रिपोर्ट्स, मैंने जल्दी से कहा। कैसी रिपोर्ट्स? ऐसी रिपोर्ट्स बना दे जो नकली हो। मैंने उसके करीब आकर सरगोशी की, जिनमें ये जाहिर हो कि ये बुढ़िया कैंसर की मरीज थी। हाँ, आखिरी स्टेज का कैंसर। वो उसी वजह से मरी है। ये जलने वलने का कोई जिक्र ना हो। डॉक्टर ने कुछ लम्हे के लिए सोचा। उस लम्हे मेरी जान हलक में अटक गई थी कि अगर ये डॉक्टर न माना और उसने बात बाहर बता दी तो क्या होगा। लेकिन मैं भी ये बात जानती थी कि वो बहुत बड़ा लालची है। ये किसी न किसी तरह मान जाएगा, और वो मान भी गया। ठीक है, उसने नोटों के ढेर को देखते हुए कहा, लेकिन इस काम के पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, जितने आप कहेंगी। मैंने फौरन कहा, ठीक है। वो बोला, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी सास की मौत कैसे हुई है, बल्कि रिपोर्ट्स रेडी हो जाएंगी ताकि तुम अपने शोहर को दिखा सको कि उसकी माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई है, और यहाँ के लोगों को भी सवालों जवाब नहीं देने पड़ेंगे। उसने अपना बैग उठाया। मुझे 1 घंटा लगेगा। मैं अपने क्लिनिक से डेथ सर्टिफिकेट और कुछ पुरानी फाइल्स लेकर आता हूँ जिनमें ये बात साबित कर सकूं कि उनका इलाज काफी अरसे से चल रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और हाँ, उसने मुड़कर कहा, मेरे वापस आने तक इस लाश को इसके कमरे में पहुंचा दो। उसे बिस्तर पर ठीक से लिटा देना और इस किचन से ये बू बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। डॉक्टर असलम के जाते ही मैंने किचन का दरवाजा बंद किया और एक लंबा कांपता हुआ सांस लिया। मेरे सामने अब 2 काम थे, एक लाश को ठिकाने लगाना और उस किचन से मौत की बू को मिटाना।
मैंने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त नहीं था, अब मुझे कातिल की तरह सोचना था। मैं घसीटती हुई कमरे की तरफ गई और वहां से एक पुरानी मोटी चादर घसीट लाई। मैं वापसी किचन में आई। फर्श पर पड़ा वजूद अब महज गोश्त का एक ढेर लग रहा था। मुझे ये क्या करना है, मैंने खुद से कहा। मैंने चादर को फर्श पर बिछाया और हिम्मत करके लाश को घसीट कर उस चादर पर डाला। उनका जला हुआ जिस्म जब फर्श से रगड़ खाया तो मेरे हलक से एक घुटी हुई चीख निकली। मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने उन्हें चादर में लपेटा और फिर उस लाश को, जो अब मुझसे कई गुना भारी महसूस हो रही थी, घसीटना शुरू किया। मैं उन्हें उनके कमरे तक लाई और पूरी ताकत से उठाकर बिस्तर पर फेंका। उनका सर बेड के कोने से बुरी तरह टकराया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने उन पर लिहाफ डाल दिया, उनका जला हुआ चेहरा छुपा दिया और भागकर वापस किचन में आई। अगले आधे घंटे तक मैं पागलों की तरह किचन की सफाई करती रही। मैंने फिनाइल की पूरी बोतल फर्श पर उलट दी। मैंने हर वो चीज जला दी जिस पर सालन गिरा था। मैंने चूल्हे को उस बुरी तरह रगड़ा कि उसकी असलियत ही बदल गई। मैं नहीं चाहती थी कि मुंह का एक भी जरा बाकी रहे। जब मुझे लगा कि मैंने हर सबूत मिटा दिया है, तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। डॉक्टर असलम वापस आ गया था। उसके हाथ में पुरानी सी फाइल और कुछ कागजात थे। उसने अंदर आते ही किचन का सारा जायजा लिया। तुमने सफाई अच्छी की है, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो फाइल नंबर 4B। तुम्हारी सास रजिया बेगम पिछले 6 महीने से मेरे जेरे इलाज थी। उन्हें जिगर का कैंसर था, आखिरी स्टेज। आज रात उनकी मौत हरकतें कल बंद होने से हुई है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो फाइल थाम ली। अब डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा, सबसे मुश्किल काम, अपने शोहर को फोन करो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अभी, उसने सख्ती से कहा, जितना ज्यादा रो सकती हो रोना। उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी माँ के लिए कितना तड़प रही थी। मैंने फोन उठाया, जुनैद का नंबर मिलाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने फोन उठाया, मैंने डॉक्टर के कहने पर अमल किया। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन अदाकारी शुरू कर दी। जुनैद, मैंने ऐसी चीख मारी कि शायद पूरा मोहल्ला सुन ले। सुमेरा, क्या हुआ? जुनैद की घबराई हुई आवाज आई। तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, अम्मी ठीक हैं। जुनैद, मैंने हिचकियों के दरमियान कहा। वो अम्मी हमें छोड़कर चली गई। लाइन पर एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। क्या वो चली गई? जुनैद, मैं अकेली रह गई। मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे? कब? वो तो बिल्कुल ठीक थी। जुनैद, मैंने उसकी बात काटी। वो ठीक नहीं थी, वो बहुत बीमार थी। बीमार? कैसी बीमारी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में शक था। उन्हें कैंसर था। मैंने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आखिरी स्टेज का कैंसर था। मैंने उन्हें रोका था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कहती थी मेरा बेटा परदेश में परेशान होगा। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े अस्पताल से, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई हैं। मैंने झूठ पर झूठ बोला और हर झूठ के साथ मेरा एतमाद बढ़ता जा रहा था। जुनैद फोन पर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी माँ, सुमेरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ, मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। फोन बंद होते ही मेरे आंसू एकदम खुश्क हो गए। डॉक्टर ने सर हिलाया। बहुत खूब, अब मोहल्ले वालों को बुलाओ और रोना बंद मत करना। मैंने झूठी अफवाह फैला दी कि सास को कैंसर था। घर में लोग आने जाने लगे। शोहर तो मेरा यूं भी परदेश में था। अगले दिन मेरी सास का जनाजा मेरे सामने पड़ा था। मैंने सफेद जोड़ा पहनकर रखा था और मैं ड्रामे करने लगी थी। मैं ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी और कह रही थी कि अम्मा, आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैं किसी को ये महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि ये सब मेरा ड्रामा है। मैं उससे सच्ची मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर असलम भी एक कोने में अफसोसनाक चेहरा बनाए खड़ा था और लोगों को कैंसर की झूठी तफसीलात बता रहा था। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था, लेकिन जैसे ही मेरी सास का जनाजा उठने लगा, एक बच्ची बाहर से भागती हुई आई और मेरी तरफ बढ़ी। सब लोग ही हैरान थे कि ये कौन है। उस बच्ची के हाथ में एक कागज था। वो कागज लिए सीधा मेरे तरफ बढ़ रही थी। जब मैंने रोते हुए अपने आंसू साफ करते हुए उस बच्चे की तरफ देखा, उसने वो पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। ये क्या है? मैंने पूछा। बच्ची ने मासूमियत से कहा, कोई बुजुर्ग बाहर देकर गए हैं, कहा है ये अम्मा जी की बहू को दे दो। मैंने वो पर्ची खोली तो अक्का बक्का रह गई, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा था, अब जल्दी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो बोया है वो काटोगे जरूर, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मेरे हाथ से पर्ची गिरने लगी। ये सब क्या है?
सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। उसी लम्हे मैंने डॉक्टर असलम को देखा, जो खुद भी उस पर्ची को देखकर परेशान लग रहा था। तभी घर की दीवार पर एक साया नमूदार हुआ। डॉक्टर असलम का रंग फक हो गया। बाप उसके मुंह से निकला। वो डॉक्टर अपने बुजुर्ग बाप के साथ उस घर में दाखिल हो रहा था। घर में एकदम मौत का सा सन्नाटा छा गया था। जनाजा वहीं रुका हुआ था। सबकी नजरें मुझसे, उस पर्ची से और अब डॉक्टर असलम से और उस बुजुर्ग बाप पर मुंतकिल हो चुकी थी। मेरा दिमाग माउफ हो रहा था। ये सब क्या है? मैंने कांपती आवाज में डॉक्टर असलम से पूछा, जो अपने बाप के सामने मुजरिम बना खड़ा था। असलम के बाप ने गरजदार आवाज में कहा, सच बता दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डॉक्टर असलम की टांगे कांप रही थी। अब्बा, आप यहाँ क्यों आए? मैं ना आता तो तुम कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाते? वो बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाए, इन चंद टकों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। मजमे में खुसर फुसर शुरू हो गई। कैसे पैसे? क्या मतलब है इस बात का? मैंने आगे बढ़कर सूरत हाल संभालने की कोशिश की। मैंने अपनी जैली आहो बकार दोबारा शुरू की। बाबा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सास, मेरी माँ। तू चुप कर जा लड़की। उस बुजुर्ग ने मुझे ऐसी झाड़ पिलाई कि मेरी आवाज हलक में ही दब गई। तेरे जुल्म का पर्दा फाश हो चुका है। वो मजमे की तरफ मुड़े। भाइयों, मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूँ। ये नालायक मेरा बेटा है, डॉक्टर असलम, और मैं गवाही देता हूँ कि इसने इस औरत के कहने पर रजिया बेगम की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई हैं। हजूम में जैसे एकदम बम फटा हो। सब लोग सख्ते में आ गए थे। ये झूठ है। मैं पागलों की तरह चीखी, ये सब मिले हुए हैं। मेरी सास कैंसर से मरी है। डॉक्टर, कहो ना, कहो इन सब से कि ये झूठ है। डॉक्टर असलम, जो अब तक खामोश था, अपने बाप के कदमों में गिर गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं अब्बा, सच कह रहे हैं। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैंने झूठ बोला था। मैंने पैसे लिए थे। सब लोग हैरान थे कि वो क्या कह रही है। तभी उसने तमाम लोगों को हकीकत बताई, जिनमें इतने पैसे लेकर घर गया था। उसने हिचकियों के दरमियान बताया, तो मेरे बूढ़े बाप ने मुझसे पूछा था कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर आया हूँ। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरा बाप समझ गया था। मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरा बाप ये समझ गया था कि ये पैसे किसी गलत काम के हैं। मैंने मजबूरन अपने बाप को सच्ची बात बता दी। डॉक्टर असलम ने रोते हुए अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन मेरे बाप ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा, बेटा, अल्लाह हमें ऐसी जगह से तोड़ेगा जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होगा। मैं उससे पहले ही अपने रब के हजूर माफी मांग लेना चाहता हूँ। हम दोनों सीधा यहाँ आ गए। उसने मेरी तरफ, एक कातिल की तरफ उंगली उठाई। उस औरत ने रजिया बेगम को नहीं बख्शा। वो कैंसर की मरीज नहीं थी। इसने अपनी सांस पर गर्म सालन गिराकर उसे जलाया था। वो डर के मारे या तकलीफ की शिद्दत से हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गई। हजूम साकित था और उस डॉक्टर ने चीख कर कहा, लोगों के सामने ये ड्रामा किया कि वो कैंसर की मरीज थी। ये कातिल है। सब लोग मुझ पर लान तान करने लगे। मेरा खूबसूरत नीला लिबास, मेरा मेकअप, अब मेरा फखर, सब उस हजूम के गुस्से तले कुचला जा रहा था। कातिल, इसे मारो, इस चुड़ैल को मत छोड़ो। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। किसी ने जुनेद को, मेरे शोहर को बैरूने मुल्क कॉल मिलाकर सब कुछ बता दिया था। मेरी सास को तो दफना दिया गया था, लेकिन यहीं पे मेरी उम्मीदों, मेरी ख्वाहिशों का भी जनाजा निकला था। थोड़ी ही देर के बाद मेरे शोहर की कॉल आई थी। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। जुनेद, जुनेद, मेरी बात सुने। ये सब मैंने सब सुन लिया है। सुमेरा दूसरी तरफ से मेरे शोहर की आवाज नहीं, एक मुर्दा सर्द लहजा आया। मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इस तरह हमारा रिश्ता टूट गया। मैं तलाक के कागजात हाथ में लिए जेल में गई थी। मैं कातिल थी और कत्ल की सजा लाजमी होती है। आज तक वो सजा काट रही हूँ, कभी अपने जमीर के हाथों और कभी कानून के हाथों। एक मिनट दिल को सुकून नहीं। हर लम्हा सोचती हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर जमीर कहता है, अगर अभी भी तुम खुद को संवार लो तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो रब भी बख्शने वाला और माफ करने वाला है। मैं अपने अल्लाह से हर वक्त दुआ करती हूँ कि वो मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैं आज इस चार दीवारी में बैठकर सोचती हूँ, मेरी माँ ने मुझे हुक्मरानी का सबक दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि हुक्मरानी दिलों पर की जाती है, जिस्मों पर जुल्म करके नहीं। उसने मुझे सास को कबूल करना सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सास भी किसी की माँ थी, एक इंसान थी जिसके दिल में भी जज्बात थे। मैंने दौलत, ऐशो इशरत और फैशन के पीछे भागते हुए इंसानियत को अपने पैरों तले रौंद दिया।
میں نے اس خاموش عورت کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وہ خاموش کیوں تھی؟ وہ جنید کو میری شکایت کیوں نہیں کرتی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ واقعی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر ٹوٹے۔ وہ خاموش رہ کر میرا ہر ظلم سہ کر اپنے بیٹے کا گھر بچا رہی تھی، اور میں اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ سجدے میں تھی، شاید اپنے رب سے میری شکایت نہیں، میرے لیے ہدایت مانگ رہی تھی، اور میں نے اس حالت میں ان پر کھولتا ہوا سالن ڈال دیا تھا۔ آج میں اس لوہے کی سلاخوں کے پیچھے یہ سیکھ چکی ہوں کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی طاقت آپ کو ضمیر کے قیدی بننے سے نہیں بچا سکتی۔ میری سہیلیوں میں سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ پیسہ جو میں نے ڈاکٹر کو دیا تھا وہ بھی مجھے بچا نہیں سکا، لیکن وہی میرے گلے کا پھندا بن گیا۔ خدا کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، اتنی ڈھیل کہ انسان خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنی رسی کھینچتا ہے تو فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور ظلم کا حساب اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے۔